वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं, अगर आप अभी यूट्यूब यहाँ पर हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन। ओके, तो एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस। तो एंट्रोपी होता क्या है, अभी हमने ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसको पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो एक बार जरूर देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। उसमें हमने बताया था एंट्रोपी क्या होती है, हमारी एक रैंडमनेस के लिए कोई सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं, कैसे पार्टिकल हैं, कैसे वो रैंडमली आपकी अवेलेबल है, अरेंज हो रखे हैं, उसी के बेस पर उनकी एंट्रोपी को डिटरमाइन करते हैं। तो एंट्रोपी क्या है, ये आपका एक्चुअल में एक मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस होता है। ये हमने पीछे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किया था। ठीक है, अब हम आते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस। एंट्रोपी चेंज को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और सेकंड है हमारा एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम फर्स्ट वाले उस पर आते हैं जो हमको निकालना है एक्सप्रेशन एंट्रोपी चेंज का इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो इसके लिए हमने कहा, जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे वहाँ पे एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहीं हमने बताया था कि चेंज इन एंट्रोपी डीएस का जो एक्सप्रेशन आता है वो dQ अपॉन T के इक्वल आता है। हमने इसको इक्वेशन 1 किया। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dQ इक्वल्स टू du माइनस W होता है। du को हम NCV dt लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर आपका जो W है उसकी जगह हम माइनस का PdV लिख सकते हैं। तो माइनस का साइन बाहर है, माइनस का यहाँ से साइन आएगा तो प्लस का PdV हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में हम इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इससे क्या आएगा, ds इक्वल्स टू जो dQ था उसकी जगह हमने लिख दिया NCV dt प्लस PdV अपॉन T। तो यहाँ से हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, NCV dt अपॉन T प्लस P अपॉन T इंटू dV। ओके, आइडियल गैस के लिए हमने पढ़ा है PV इक्वल्स टू nRT, और T को इधर शिफ्ट किया, V को दूसरी साइड शिफ्ट किया, P अपॉन T इक्वल्स टू nR अपॉन V। तो जहाँ पर ये P अपॉन T लिखा था हमने उसकी जगह nR अपॉन V लिखा, ताकि हम इसको, क्योंकि dV आ रहा है चेंज, तो यहाँ पर हमारा T की बजाय क्या होना चाहिए, P और T की बजाय हमारा वॉल्यूम होना चाहिए, ताकि हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाएं। ओके, तो ds इक्वल्स टू NCV dt अपॉन T प्लस nR dV अपॉन V आ गया। हमने P अपॉन T की जगह nR अपॉन V रख कर किया, हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ओके, इंटीग्रेटिंग दी अबव इक्वेशन, इसी जो आपकी इक्वेशन 2 है हम इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन हमारा दो तरीके का होता है, एक विदाउट लिमिट होता है, एक विद लिमिट होता है। विदाउट लिमिट वाले में हमारे पास जब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, जबकि विद लिमिट वाले में इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता है। ओके, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ds के साथ इंटीग्रेशन का साइन NCV, क्योंकि इंटीग्रेशन हम किसी वेरिएबल का करते हैं। यहाँ पर n कांस्टेंट होता है किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए, CV एक आपका हीट कैपेसिटी है जो कि स्पेसिफिक होती है किसी भी उसके लिए, ये भी आपका एक कांस्टेंट है। तो वेरिएबल हमारा ये टेम्परेचर है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन भी dt अपॉन T के साथ यानी कि टेम्परेचर वाले टर्म्स के साथ लगाया। ऐसे आगे वाले में वेरिएबल V है, तो nR इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V किया, और 1 अपॉन V इंटू dV, इसका इंटीग्रेशन हमारा ln V होता है, ये हमने इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में किया था। ओके, तो s इक्वल्स टू NCV ln T, ये जो था आपका dt अपॉन T, इसकी जगह हमने ln T किया, प्लस nR dV अपॉन V की जगह ln V। ये ln है क्या, ln है हमारा नेचुरल लॉग, जिसका बेस हमारा क्या होता है, E होता है। E मीन्स E का वैल्यू होता है 2 आपका 2.71। ठीक है, तो E का वैल्यू हमारा ये होता है। तो जब हम इसको नेचुरल लॉग को, जबकि हमारे पास जो लॉग टेबल में जो लॉग की वैल्यूज होती हैं वो हमारा बेस 10 पर होती हैं, तो नेचुरल लॉग वाली टर्म्स को जब हम बेस 10 वाली टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कन्वर्जन फैक्टर 2.303 आता है। ओके, s इक्वल्स टू NCV ln T प्लस nR dV अपॉन V की जगह ln V प्लस I क्या है, एक हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। I भी लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट ही तो बोला है। S की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो तो S नॉट भी लिख सकते हैं, कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट S नॉट। तो ऐसे अब इसी इक्वेशन 2 को, जिसको हमने पहले विदाउट लिमिट क्या किया था, इंटीग्रेट किया था, अब हम उसको विद लिमिट इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये लिखा, लिमिट S1 से S2 लगाया, पहले S1 था और बाद में चेंज होने के बाद वो S2 हो गया। ऐसे ही NCV, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन T
पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में उसका T2 हो गया फाइनल स्टेट में जाकर, प्लस NR इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V, पहले वॉल्यूम V1 था इनिशियल स्टेट में, अब फाइनल स्टेट में जाकर वो V2 हो गया। अभी पीछे क्या था हमने कि ds का इंटीग्रेशन S होता है, लिमिट आपका एज इट इज यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं, ये हमें क्या क्या है S1 से S2 प्लस NCV dt अपॉन T का इंटीग्रेशन ln T होता है, ln मीन्स नेचुरल लॉग T, तो ln T T1 T2 प्लस NR dV अपॉन V का इंटीग्रेशन ln V होता है और लिमिट V1 टू V2। ओके, अब एक बार इस S के लिमिट को एक्सटेंड करते हैं, एक बार इस S की जगह अपर लिमिट S2 माइनस, फिर एक बार इस S की जगह लोअर लिमिट S1 लिखते हैं, S2 माइनस S1, जिसको हम चेंज इन एंट्रोपी भी बोल सकते हैं। NCV ऐसे यहाँ पर भी लिमिट को एक्सटेंड करते हैं, ln T की जगह T2 माइनस फिर ln T की जगह T1, ln T2 माइनस ln T1 प्लस NR, फिर यहाँ पर भी ln V की जगह V2 माइनस ln V की जगह V1 ln V1। ओके, और ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होती है, अगर दो log A माइनस log B कहीं लिखा हो तो हम इसको log A अपॉन B लिखते हैं, तो हमने इसको ln T2 बाई T1 को ln T2 बाई T1 लिखा, और NR ln V2 बाई V1, V2 माइनस ln V1 को ln V2 बाई V1 लिखा। तो इस तरह से हमारा ये इंटीग्रेशन का ये आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गया। अभी हम इसी को दो कंडीशंस के साथ है पढ़ते हैं, तो क्या क्या कंडीशंस हैं हमारी, अब हम उसको देखते हैं। तो अभी अगर हम इसी में कहते हैं कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट T, कांस्टेंट T पर क्या होगा, T1 और T2 दोनों सेम हो जाएंगे, और सपोज करो वो T के बराबर आ गया, तो तब यही वाला एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा S इक्वल्स टू NCV ln T अपॉन T प्लस NR ln V2 बाई V1, सेम अपॉन सेम से ln 1 मिल जाएगा, ln 1 का वैल्यू लॉगरिथम ऑफ 1 इक्वल टू 0 होता है, तो ये वाला पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, और डेल्टा S का एक्सप्रेशन NR ln V2 बाई V1 आ जाएगा। और ऐसा कब होगा, जब हमारा टेम्परेचर सेम रहता है, किसके लिए, कौन सी वाली प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब इसी में अगर हमको ऐसा करना पड़े कि अगर हम आइसोकोरिक की बात करें, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, हमारा वॉल्यूम सेम होगा, V1 और V2 दोनों का वैल्यू सेम, सपोज करो ये V के इक्वल आया है, तो तब हम इसी डेल्टा S वाले एक्सप्रेशन को अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा S इक्वल्स टू NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 और V1 दोनों की जगह VV किया, ln V अपॉन V से ln 1 बन जाएगा, ln 1 का वैल्यू हमारा 0 होता है, तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा S का एक्सप्रेशन अब क्या मिलेगा हमको, NCV ln T2 बाई T1, तो सेकेंड वाली टर्म तो हमारी 0 हो गई, फर्स्ट वाली टर्म सी बस हमारे पास बची है, किसके लिए आया है ये हमारा, फॉर जब वॉल्यूम सेम होता है हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक अगर प्रोसेस है तो हम चेंज इन एंट्रोपी को इस फॉर्म में लिखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम चेंज इन एंट्रोपी का एक्सप्रेशन ये यूज़ करेंगे, और अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तब हम चेंज इन एंट्रोपी को इस एक्सप्रेशन से डिनोट करेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का केस तो हम पढ़ चुके हैं, अब आते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर का केस है। फिर से वही, वी नो दैट ds इक्वल्स टू dq अपॉन t, ये हम एक्सप्रेशन पीछे पढ़ चुके हैं, और dq का वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कितना आता है, dq इक्वल्स टू du माइनस w, और du अभी हम 1 मोल का केस लेके चल रहे हैं, 1 मोल के लिए du का वैल्यू होता है cv dt, w का वैल्यू होता है माइनस का pdv, तो माइनस का pdv से प्लस का pdv बन जाएगा, और dq का वैल्यू cv dt प्लस pdv आएगा, उसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, cv dt प्लस pdv अपॉन t, इसको हमने इक्वेशन 1 बोला। हमें पता है वी नो दैट pv इक्वल्स टू RT, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन डिफरेंशिएशन यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, मतलब दो वेरिएबल है, एक p है और एक v है, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब हमारे दो फंक्शंस होते हैं हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो हमारा रूल होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, और सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन p एज इट इज, सेकंड फंक्शन v का डिफरेंशियल dv, प्लस
सेकंड फंक्शन v एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन p का डिफरेंशियल dp, v dp। और इधर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, r तो कांस्टेंट है, t का आपको डिफरेंशिएट करना है तो r dt। हमें pdv का वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो pdv इक्वल टू हो जाएगा vdp को इधर शिफ्ट किया, इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और ये r dt माइनस vdp हो जाएगा। ओके, अब हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो ds इक्वल टू मिल गया हमको cv dt प्लस जो vdp था, सॉरी pdv था, उसकी जगह हमने कर दिया r dt माइनस vdp, ओके, अपॉन t। दोनों में dt कॉमन आ जाएगा, इस वाले टर्म्स में और इस वाले टर्म्स में, तो हमने dt को कॉमन लेके बाहर किया, इधर से cv और इधर से प्लस का r बचा, cv प्लस r। हमें पता है cp माइनस cv इक्वल टू r होता है, और cp इक्वल टू r प्लस cv या cv प्लस r होता है, तो मैंने cv प्लस r की जगह cp कर दिया। dt हमारा चल ही रहा था, इधर से माइनस का vdp और नीचे आपका t चल रहा है। ओके, अब हम इसको और अलग सेपरेट कर लेते हैं, इस वाले टर्म्स को एक साथ और इस वाले टर्म्स को अलग। cp dt अपॉन t माइनस v अपॉन t इंटू dp, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। फिर से हमें पता है 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपकी, pv इक्वल्स टू RT, और t को उधर शिफ्ट किया, p को उधर शिफ्ट किया, v अपॉन t इक्वल्स टू r अपॉन p। तो यहाँ पर जो v अपॉन t आ रहा है उसकी जगह हम r अपॉन p कर दें, ताकि हमारे पास जो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए वॉल्यूम एलिमेंट चाहिए था p का, वो dp है ही, तो फंक्शन भी हमको p वाला टर्म्स ही चाहिए, तो इसलिए p वाले टर्म्स लाने के लिए हमने ऐसा किया। ओके, तो v अपॉन t की जगह हमने r अपॉन p किया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। ds इक्वल्स टू cp dt अपॉन t माइनस v अपॉन t की जगह हमने r अपॉन p कर दिया और इंटू dp चला, तो इसको हमने अब इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं विदाउट लिमिट एक बार और एक बार विद लिमिट, हमें दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट ds, और इंटीग्रेशन कहाँ, साइन कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर वेरिएबल होता है। यहाँ पर s वेरिएबल है, cp तो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर t वेरिएबल है तो यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पर p वेरिएबल है तो यहाँ लगाया, r कांस्टेंट है इसमें, इधर से cp कांस्टेंट है, तो यहाँ से ds का इंटीग्रेशन s होता है, cp dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t होता है, ln t मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है, ln t भी बोलते हैं इसको, माइनस r ln p फिर से वही नेचुरल लॉग ऑफ p, प्लस से कम इंटीग्रेशन कांस्टेंट i भी लिख देते हैं, s नॉट भी लिख देते हैं, क्योंकि हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट s नॉट हमने लिख दिया। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन नंबर, ये जो 3 था आपका, इस बार हम इसको विद लिमिट इंटीग्रेट करते हैं। विद लिमिट इंटीग्रेट करेंगे, ds लिमिट लगा दिया s1 से s2, cp dt अपॉन t का इंटीग्रेशन लिमिट लगा दिया, टेम्परेचर का वेरिएशन कहाँ से हो रहा है, t1 से t2 तक हो रहा है, माइनस के r लिमिट लगा दिया यहाँ पर dp अपॉन p के लिए p1 से p2, क्योंकि प्रेशर कहाँ से चेंज हो रहा है, p1 से p2 तक चेंज हो रहा है। ओके, अब हमें ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, s आएगा, और लिमिट लगाया s1 से s2, cp ln t लिमिट लगाया t1 टू t2 माइनस r ln p लिमिट लगाया p1 टू p2। अब हम इसको लिमिट को एक्सटेंड करते हैं। लिमिट को अब हमने एक्सटेंड किया, s की जगह पर लिमिट रखा s2 माइनस s1, फिर cp ln अपर लिमिट t की जगह t2 माइनस ln t1, फिर माइनस के r, फिर अपर लिमिट रखा ln p2 माइनस ln p1, ठीक है। अब ये भी लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है, जब दो चीजें log a माइनस log b की फॉर्म में ऐसा कहीं लिखा हो तो हम उसको log a अपॉन b लिखते हैं। तो यहाँ पे ln t2 माइनस ln t1 लिखा है, और s2 माइनस s1 को हम डेल्टा s लिख सकते हैं, cp ln t2 माइनस ln t1 को ln t2 बाई t1 लिख सकते हैं। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होती है ये। माइनस के r ln p2 माइनस ln p1 को हम ln p2 बाई p1 लिख सकते हैं। ये तो सब चल रहा था हमारा 1 मोल के लिए। अगर मुझे यही n मोल के लिए यूज करना है तो n की मल्टीप्लाई कर देते हैं, n cp ln t2 बाई t1 माइनस के nr ln p2 बाई p1। इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा s इक्वल्स टू n cp ln t2 बाई t1। अगर हम यहाँ से p2 बाई p1 को p1 बाई p2 की फॉर्म में लिखें
तो P1/P2 जैसे ही हम यहाँ ln के अंदर वाली चीज़ों को क्या उल्टा करते हैं तो एक माइनस का साइन बाहर आता है, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा और ln के अंदर में P1/P2 हो जाएगा। ओके, तो ये n मोल के लिए एंट्रोपी चेंज है। अगर हम इसी में ही करें क्या फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं T1 और T2 दोनों सेम हैं और T के बराबर है। तो हमारा डेल्टा S का एक्सप्रेशन बन जाएगा NCP ln T/T प्लस NR ln P1/P2। तो यहाँ से T/T सेम अपॉन सेम से 1 आएगा, ln 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, या log 1 का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म बचेगा सिर्फ। अब हमारा एक्सप्रेशन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या यूज करोगे आप, NR ln P1/P2। किसके लिए है ये आपका, फॉर आइसोथर्मल। लेकिन अगर अभी आपको क्या यूज करना है, आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या करना पड़ेगा आपको, आइसोबारिक में प्रेशर सेम आएगा। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में P1 और P2 दोनों सेम आएंगे और सपोज करो ये P के बराबर आए, तो अभी हमारा ये जो एक्सप्रेशन है डेल्टा S इक्वल्स टू NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1 की जगह भी हमने P किया, P2 की जगह भी P किया, फिर से वही सेम अपॉन सेम से ln 1 बन जाएगा और ये पूरा टर्म्स हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा सिर्फ। तो अब आपका एक्सप्रेशन डेल्टा S इक्वल्स टू NCP ln T2/T1 आ जाएगा। ये किस प्रोसेस के लिए आएगा हमारा, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, अब हम आते हैं एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस लीड टू इंक्रीज इन एंट्रोपी। हर जितनी भी आपकी स्पॉन्टेनियस या अपने आप होने वाली जो प्रोसेस हैं उनमें एंट्रोपी इंक्रीज होता है। हमने पीछे भी कहा था कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है और नेचर की एंट्रोपी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। तो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लीड टू इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड ऑल्सो इंक्रीज इन रैंडमनेस, क्योंकि हमने एंट्रोपी को रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस भी बोला था। ठीक है, व्हेन ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इट मीन्स दैट it is proceeding from less probable to more probable state। तभी तो आपको कहते हैं कंटिन्यूसली नेचर इंक्रीज कर रही है अपनी एंट्रोपी को। पहले प्रोबेबिलिटी कम थी, अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा, अपनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाली स्टेट की ओर जा रही है, टू ए मोर प्रोबेबल स्टेट। सो देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड ए प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, या इसको हम अरेंजमेंट ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। बोथ ऑफ दीज इंक्रीज एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमारा दिया गया था बोल्ट्जमैन के थ्रू। द रिलेशनशिप बिटवीन S एंड W वाज एक्सप्रेस्ड बाय बोल्ट्जमैन इक्वेशन, जिसको हम बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन भी बोलते हैं। तो S इक्वल्स टू KB ln W। KB इसमें क्या होता है, KB को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है हमारा 1.38 इंटू 10⁻⁻38 जूल केल्विन इनवर्स मॉलिक्यूल इनवर्स, सॉरी 20 जूल केल्विन इनवर्स और मॉलिक्यूल इनवर्स, ये होता है हमारा। दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन। सच एक्सप्रेशन कैन बी derived if we assume that entropy S is a function of W। S किसका फंक्शन है, W का फंक्शन है। अब हम इसको डराइव करते हैं। W क्या है हमारा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, या नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। कंसीडर 2 सैंपल, इसी के एक ही के हमने 2 सैंपल लिए, एक ही मटेरियल के A और B ऑफ द सेम मटेरियल, ईच इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पहले वाले सैंपल के लिए हमने किया SA एंट्रोपी ऑफ A सैंपल इज ए फंक्शन ऑफ WA प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ऐसे ही सिमिलरली SB इज ए फंक्शन ऑफ WB, इसको हमने इक्वेशन 1 किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 किया। इन दोनों सैंपल को, क्योंकि एक ही मटेरियल के हैं, दोनों सैंपल को हम यूनाइट करते हैं
और एक कॉमन सैंपल बना लेते हैं, दोनों का मिलकर एक नया सैंपल बन गया ए बी। एस ए बी किसका फंक्शन होगा, अपने ही प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू ए बी के बराबर। एस ए बी इज ए फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। हमने एंट्रोपी, जब हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा था तो उसमें कहा था कि एंट्रोपी इज ए क्या है, आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की होती है। तो हमने एस ए बी की जगह किया, एस ए बी होगी, हमने कहा कि एडिटिव नेचर की है, एस ए बी विल बी इक्वल टू एस ए प्लस एस बी। ठीक है, एस ए बी की जगह इसका वैल्यू रखा फंक्शन ऑफ डब्ल्यू ए बी, एस ए की जगह फंक्शन ऑफ डब्ल्यू ए, और एस बी की जगह फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बी। प्रोबेबिलिटी इज मल्टीप्लिकेटिव नेचर की, तो इसीलिए हम डब्ल्यू ए बी को डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इन इक्वेशन 5 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया हमने, एफ ए बी की जगह हमने किया फंक्शन ऑफ डब्ल्यू ए बी की जगह डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी, और उधर हमारा फंक्शन डब्ल्यू ए प्लस फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बी। ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब ये वाला जो फंक्शन जो एफ की हम बात कर रहे हैं ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो, क्योंकि जब दो चीज़ों के अंडर में हमारे किसी भी चीज़ के अंडर में दो ऐसे चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं और फिर जब हम इसको ओपन करते हैं तो वो ऐसे प्लस में आती हैं। ऐसा तो हमने लॉग में पढ़ा है, लॉग के अंडर में दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, लॉग ए इंटू बी, हम इसको लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये जो अबव रिलेशन है ये तभी पॉसिबल है जब ये हमारा कैसा फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन। The above relation is possible only if entropy S is a function of entropy S is a logarithmic function. Function of W, तो हमने इसको S directly proportional to ln मीन्स नेचुरल लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ डब्ल्यू। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट लगाया, एस इक्वल्स टू के बी एल एन डब्ल्यू। ये किसके लिए है, ये वाला रिलेशन होगा फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए। अगर आपको यही रिलेशन चाहिए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ये 1 मोल में कितना होता है आपका एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल, तो तब यही हमारा क्या बन जाएगा, एन ए बी इंटू के बी इंटू एल एन डब्ल्यू, ये बन जाएगा। एन ए बी इंटू के बी, इसका जो वैल्यू होता है वो आर के बराबर आता है, तो ये रिलेशन हमारा आर लॉन डब्ल्यू आ जाएगा। ये हमारा ये किसके लिए है, फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। इसीलिए हम इसको एस को क्या बोलते हैं, मोलर एंट्रोपी भी बोलते हैं। 1 मोल का केस जहाँ भी आएगा वहाँ पर मोलर वर्ड आ जाएगा, मोलर एंट्रोपी। ओके।